हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है सॉल्यूशन का। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से सॉल्युबिलिटी सॉलिड की या गैस की लिक्विड में होती है। फिर हेनरी लॉ को देखेंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो शुरू करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो देखो, छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपने एक व्हीकल लिया हुआ है जिसके अंदर वाटर है। ठीक है बच्चों, वाटर ये हमारा क्या है, कोई सॉल्वेंट है, यानी कि इसे आप वाटर ले रहे हैं और मैं इसमें सपोज करो शुगर को मिला रहा हूं। तो क्या होगा, स्टार्टिंग में टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रख रहे हैं। जब स्टार्टिंग में क्या होगा, शुगर उसके अंदर क्या होगी, डिसोल्व होती चली जाएगी। जैसे जैसे आप शुगर को मिलाओगे सॉल्वेंट या वाटर के अंदर, वो घुलनी शुरू होगी, घुलनी होगी, बढ़ती रहेगी। धीरे धीरे क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी। क्या हो रहा है कि हम शुगर को पानी यानी वाटर में डिसोल्व कर रहे हैं, वो डिसोल्व हो रही है, जिसकी वजह से उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशंस क्या हो रही है, शुगर की वाटर में इंक्रीज हो रही है। लेकिन एक ऐसी स्टेज आती है जब उसमें और शुगर का घुलना उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? होता क्या है कि जो शुगर इस सॉल्यूशन में यानी वाटर में आ गई है, ये उसके क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं। ये उसके सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट या सॉलिड पार्टिकल्स बोल सकते हो सॉल्यूट के। और जो हम सॉल्यूट को लेके आ रहे हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। यानी कि ये सॉल्यूट पार्टिकल इस वाटर की जो सरफेस पर सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनसे क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। तो कोलाइड करने से क्या कर देते हैं, उसको सेपरेट आउट कर देते हैं, खुद डिसोल्व हो जाते हैं। यानी कि वो आए, उनको हटाया, खुद चले गए, जिससे उसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ। यानी कि अब शुगर का डिसोल्व होना बंद हो गया। यानी क्या कह सकते हैं, जैसे जैसे आपने स्टार्ट किया शुगर को डिसोल्व करना, वो डिसोल्व हो रहा है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अब एक ऐसा टेम्परेचर आया जिस टेम्परेचर या जिस मतलब हम टेम्परेचर को क्या रख रहे हैं, फिक्स रख रहे हैं, उस टेम्परेचर पर ही सारी कहानी चल रही है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो एक ऐसी कंडीशन आई जिस कंडीशन पर और शुगर का डिसोल्व होना बंद हो गया, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि ऐसा कब होता है, जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल हो जाता है किसके, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तब शुगर का डिसोल्व होना बंद हो गया। यानी कि पहले क्या होता है, डिसोल्व हो रहा था, तब एक ऐसी कंडीशंस आ गई जब उसका डिसोल्व होना बंद हो गया, उसे बोल रहे हैं रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन गया है कि जो चीज यानी कि जितना पार्ट डिसोल्व हो रहा है उतना ही पार्ट क्रिस्टलाइज हो रहा है। यानी कि इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन है इसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोल रहे हैं बच्चों, इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो भी कंसंट्रेशन होती है उसको हम बच्चों सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो मैंने क्या बताया कि जब मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, मैंने क्या करा, एक बीकर लिया, उसमें थोड़ा सा पानी लिया, उसमें मैंने शुगर को डिसोल्व करना शुरू किया। वो धीरे धीरे उसमें डिसोल्व हो रही है, उसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो रही है बच्चों, बढ़ती चली जा रही है। फिर एक कंडीशन ऐसी आती है कि उसमें और शुगर डिसोल्व होना बंद हो जाती है। वो क्यों हो रहा है, कि जो आने वाले पार्टिकल्स हैं उसके सरफेस के पार्टिकल से कोलाइड कर रहे हैं और उन्हें सेपरेट आउट कर रहे हैं। यानी कि एक रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में क्या हो गया, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन गया है। क्या बन गया है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, जिससे उस सॉल्यूशन में और शुगर का डिसोल्व होना बंद हो गया। उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन को बच्चों हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो इतनी बात आपकी क्लियर होगी। तो अब लिखते हैं सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन। क्या है सॉल्युबिलिटी? तो सॉल्युबिलिटी का सिंपल सा मतलब हो रहा है कि जो भी मैक्सिमम अमाउंट डिसोल्व हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड at
any temperature is defined as the maximum amount of solute in gram which can dissolve in 100 gram of solvent to form saturated solution at a given temperature। तो मैंने क्या बताया कि सोल्यूबिलिटी किसी भी सॉलिड के लिक्विड में क्या है कि जो उसका मैक्सिमम अमाउंट डिसोल्व हो रहा है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, ताकि वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या कर सके, फॉर्म कर सके, उसे बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। क्लियर होगी बात। अब क्या फैक्टर्स हैं जो इस सोल्यूबिलिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, उनको देखते हैं। तो ये हमारी क्या थी, सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशंस क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोल्यूबिलिटी। अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द solubility of solid in liquid। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि वाटर में नमक तो बहुत ज़्यादा घुल जाता है जबकि शुगर कम घुलती है। तो यानी कि सबसे पहला पॉइंट ही हमारा हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, यानी कि नेचर कैसी है। आपने सुना भी होगा कि लाइक डिसॉल्व लाइक, एक बात सुनी होगी, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि एक सी चीजें एक जैसी चीजों में घुलती हैं। यानी कि मैं कह दूं कि अगर एग्जाम्पल अगर देखें तो H2O में कौन सॉल्ट यानी कि NaCl ये ज्यादा घुलता है कंपेयर टू शुगर। क्यों? क्योंकि देखो जो वाटर है, जो H2O है वो हमारा कैसा है, तो ये पोलर है, और जो NaCl है वो भी कैसा है, पोलर है। इसीलिए पोलर में पोलर चीज अच्छे डिसॉल्व हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसी नेचर होगी वैसा ही सॉलिड और सॉल्वेंट की नेचर के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। यानी कि लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी पोलर में कौन अच्छा घुल रहा है, पोलर। जैसे मैं अब कहूं कि आयोडीन, जो आयोडीन है वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है। तो ये अच्छा डिसॉल्व होता है CCl4 में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। क्यों? क्योंकि भी ये क्या है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है कंपेयर टू वाटर। यानी CCl4 में क्या हो रहा है, मोर डिसॉल्व कंपेयर टू वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर कैसा है, पोलर है। तो ये हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ की सॉल्युबिलिटी उसकी नेचर पर भी डिपेंड कर रही है। जो इलाइक चीज़ें हैं वो लाइक में ही डिसॉल्व होंगी, पोलर में अच्छी डिसॉल्व होगी, कोवेलेंट में डिसॉल्व होगी। अब देखते हैं इसी में कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब मैं आपसे कहूँ कि मैं NaCl और वाटर को ले रहा हूँ, NaCl, और दूसरा मैंने क्या लिया है बच्चों, H2O। इसका मैं रीजन बता रहा हूं कि सॉल्युबिलिटी का रीजन क्या है, यानी कि रीजन ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या है, ये रीजन की बात कर रहे हैं। तो देखो जो NaCl है मैं उसको ऐसे दिखा सकता हूं, प्लस माइनस, Na प्लस Cl माइनस। ऐसी वाटर में मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं, ये दो प्लस है, दो वाट H और एक ऑक्सीजन। ठीक है भाई। अब मैं जैसे ही इनको डोल रहा हूं, डिसॉल्व करने के बाद क्या होगा कि जो भी ये आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अकॉर्डिंग इस पॉजिटिव के आसपास क्या होंगे, सारे निगेटिव आने शुरू हो जाएंगे। ये सारे क्या आने लगेंगे, निगेटिव, और ये इसके पॉजिटिव है, ये इसके पॉजिटिव है, और
तो ये क्या कर रहे होंगे, इसको अपनी ओर खींच रहे होंगे, यानी कि इन दोनों में क्या हो रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स हो रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, और ये माइनस है तो इसके इधर क्या आने लगे होंगे, पॉजिटिव। ये हमारे क्या आ गए, पॉजिटिव वाला पार्ट आ गया। ठीक है, तो ये इसे इधर खींचने की कोशिश कर रहे होंगे, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर होगा। यानी कि क्या हो रहा है कि ये जो हमारे पास NaCl डाला उसके पॉजिटिव को ये नेगेटिव खींच रहे हैं और नेगेटिव को पॉजिटिव, तो ऐसे खींचने में लग रहे होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इनके जो बीच के ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वीक पड़ेगा और ये टूट जाएगा। यानी कुछ ऐसे हो जाएगा, इस प्लस और ये माइनस, इस प्लस के चारों तरफ आपका क्या आ जाएगा, सारे माइनस आ जाएंगे। ठीक है, और इस माइनस के चारों तरफ क्या आ जाएंगे, जितने भी प्लस थे। इसको थोड़ा सा इधर बना देता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। यानी कि ये तभी हो पाएगा, ये दो देखो आपने पढ़ा था क्या नाम, केमिकल बॉन्डिंग में और थर्मोडायनेमिक्स में आपने एक थोड़ी सी चीज़ पढ़ी थी कि जो भी हमारे पास बॉन्ड, यानी कि हम जो भी कैटायन और एनायन के बीच को बॉन्ड को जो ब्रेक करते हैं, उसको जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बोलते थे लैटिस एनर्जी। और जो भी हमारा मॉलिक्यूल है वो वाटर से जो इंटरेक्शन करता है, यानी कि उसे बोलते हैं हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन क्या है, तो हाइड्रेशन छोटी सी चीज आप याद रख सकते हो, सिंपल। हाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ, इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल या इंटरेक्शन ऑफ द NaCl, कुछ भी ले सकते हो, इंटरेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल विद वाटर सॉल्वेंट। यानी किसी भी चीज का वाटर के साथ इंटरेक्शंस हो रहा है उसे हम हाइड्रेशन बोल रहे हैं। और जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है वो एनर्जी अगर इसकी लैटिस एनर्जी से ज्यादा है तो क्या होगा, सोल्यूबल होगा। यानी कि मैं लाइन बोल सकता हूं कि डेल्टा हाइड्रेशन अगर बड़ी है डेल्टा किससे, लैटिस से, तो ही चीज सोल्यूबल होगी, अदरवाइज सोल्यूबल नहीं होगी। यानी कि हमने NaCl को डाला तो उसमें जो भी हाइड्रेशन एनर्जी है वो हाइड्रेशन एनर्जी इस बॉन्ड को ब्रेक करने में जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा है, तो उससे हम कह सकते हैं कि वो चीज सोल्यूबल है, अदरवाइज सोल्यूबल नहीं है। तो छोटी सी लाइन हम याद रख सकते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी अगर लैटिस एनर्जी से क्या है, ज़्यादा है, तो वो चीज़ क्या होगी, डिसोल्व होगी, अदरवाइज डिसोल्व नहीं होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अगर मैं सेकंड फैक्टर की बात करूं, सेकंड फैक्टर अगर मैं ले रहा हूं प्रेशर, तो देखो भाई प्रेशर का इतना फर्क पड़ता नहीं है। प्रेशर, तो प्रेशर का इतना फर्क क्यों नहीं पड़ता सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। यानी कि जो सॉलिड और लिक्विड है वो कैसे हैं, हाईली इनकम्प्रेसिबल हैं। क्या है, हाईली इनकम्प्रेसिबल है, यानी कि आप उन्हें और ज्यादा प्रेशर लगा के आपसे कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज्यादा क्लोजली पैक होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स क्या हैं, इनके क्लोजली पैक होते हैं, इसलिए हम इसको और ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। इसलिए मैं सिंपल सी बात ये कह सकता हूँ कि अगर हम प्रेशर का कोई इतना इफेक्ट नहीं होता, यानी कि प्रेशर सॉल्युबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं करता, किसकी, सॉलिड की लिक्विड में। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट। यानी कि हमारे पास थर्ड पॉइंट, अब क्या है हमारे पास थर्ड पॉइंट, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है सोल्यूबिलिटी पर। अब देख रहे हैं तो देखो टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, या बढ़ भी सकती है और घट भी जाए, दोनों चीजें भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका हम कि सोल्यूबिलिटी इंक्रीज विद
इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है, कंटिन्यूअसली बढ़ रही है अगर हम उसके टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। यानी कि मैं सॉल्यूट लेता हूं प्लस हमारा सॉल्वेंट है प्लस हीट, और ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। आपने क्लास 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में ली चाटलियस प्रिंसिपल पढ़ा था। ली चाटलियस प्रिंसिपल क्या बोलता था कि अगर हमारा इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रिएक्शंस कैसी हो, एंडोथर्मिक हो। यानी कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, कैसी है बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि अगर आप उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और रिएक्शंस किधर होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शंस में जाएगी अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। यानी कि अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं किसका, एंडोथर्मिक रिएक्शंस का। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसके लिए डेल्टा H पॉजिटिव हो, वो हमारी क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। यानी कि जिन भी रिएक्शंस के अंदर आप हीट दे रहे हैं, जिन्हें कह रहे हैं हीट दे रहे हैं, वो रिएक्शंस आपकी एंडोथर्मिक है। तो ली चाटलियस के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम किसी को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं किसमें, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में, तो रिएक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शंस में जाती है। यानी कि मैं सिंपल सी लाइन ये बोल सकता हूं कि जिन भी सॉल्यूशंस में एंडोथर्मिक रिएक्शंस होगी वो सारी रिएक्शंस टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड डायरेक्शंस में जाएंगी, यानी कि उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कोई दिक्कत वाली बात। और एक बात और, अगर एक होता है सोल्यूबिलिटी कर्व, उसको भी मैं बता दूं। सोल्यूबिलिटी कर्व का सिंपल सा मतलब है, यानी कि हम ग्राफ किसके बीच में कर रहे हैं, सोल्यूबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर। जो सोल्यूबिलिटी होती है वो ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट होती है। क्या होती है बच्चों, ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में। यानी कि मैं इसमें टेम्परेचर क्या लेता हूं, टेम्परेचर ले रहा हूं, और एक एक्सिस के अलोंग टेम्परेचर लिया हुआ है, दूसरी एक्सिस के अलोंग सोल्युबिलिटी है, ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, तो क्या हो रहा है इसमें, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, सोल्युबिलिटी बढ़ रही है। एग्जांपल में हमने देख लिया कि जैसे NaNO3 इसकी क्या होती है, सोल्युबिलिटी बढ़ती है। जैसे KNO3 इसकी भी सोल्युबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। NaCl उसकी भी बढ़ती है, KCl उसकी भी बढ़ती है। तो इन सब की सोल्युबिलिटी बढ़ रही है, क्या कर रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ाएं तो इनकी सोल्युबिलिटी बढ़ती है। उसके लिए आपको बस एक ध्यान रखना है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब देखते हैं इसी में दूसरा केस। सेकंड केस होता है कि सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो। क्या हो रही है, सोल्युबिलिटी डिक्रीज। तो वो किस में होगी बच्चों, वो होगी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में। उसमें हीट इवोल्व होती है, हीट निकलती है। यानी कि सोल्युबिलिटी, इसका दूसरा पॉइंट है ये, solubility decrease with increase of temperature। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इसकी सोल्युबिलिटी क्या हो रही है, घट रही है। ये किसके लिए होगा, जो भी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगी उन सभी में आपकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी कि सोल्यूट प्लस सोलवेंट सॉल्यूशन और प्लस हीट। ठीक है बच्चों, यानी कि क्या हो रही है, सोल्युबिलिटी घट रही है। यानी कि अकॉर्डिंग टू ली चाटलियस प्रिंसिपल, ली चाटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं कि ली चाटलियस प्रिंसिपल हमारा कहता है कि जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती चली जाती है। किधर जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर बात है, यानी सोल्युबिलिटी घट रही है। एग्जांपल देख सकते हैं, जो सोल्युबिलिटी कर्व है, जैसे एक होता है सेरेनियम सल्फेट, वो भी घट रहा है, Ce2SO4 होल थ्राइस। इधर हमने वही सोल्युबिलिटी ली है,
और दूसरी तरफ बच्चों हमने क्या लिया हुआ है, टेम्परेचर। ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे Na2CO3.H2O, ये हो गया। दूसरा मैंने लिख दिया CO2SO4 होल थ्राइस। इनकी सोल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज होती है अगर इनके टेम्परेचर को क्या करा जाए, बढ़ा जाए। उसका रीजन है सिंपल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे सोल्युबिलिटी घटेगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट के अंदर सोल्युबिलिटी कंटिन्यूसली ना तो डिक्रीज होती ना इंक्रीज होती। इसी का तीसरा है कि सोल्युबिलिटी डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज कंटिन्यूसली। ठीक है भाई, कंटिन्यूसली ना तो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों होता है? इसका जो मेन रीजन है वो होता है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर वो अपनी स्टेट को चेंज कर देते हैं, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? पॉलीमॉर्फिक फॉर्म। यानी कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर क्या हो रहा है, जिस टेम्परेचर पर ऐसा होता है, यानी जिस टेम्परेचर पर वो क्या कर रहे हैं, अपनी स्टेट चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्टेट चेंज। तो उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे NH4NO3, ये क्या करता है, अल्फा से बीटा फॉर्म में चला जाता है। एक फॉर्म से किस में चला गया? दूसरी फॉर्म में। इसका मैं आपको कर्व दिखा सकता हूँ, कुछ ऐसे होगा। यहाँ पर अल्फा था तो ये क्या था? बीटा। कौन? NH4NO3। इधर अपना टेम्परेचर है और इधर अपनी सोल्युबिलिटी है, ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है भाई। दूसरा हमारे पास हो सकता है जैसे CaCl2.6H2O, CaCl2.4H2O और CaCl2.2H2O। तो यानी कि क्या हो रहा है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर वो अपनी स्टेट यानी फॉर्म को बदल दे रहे हैं, जिसकी वजह से सोल्युबिलिटी कंटिन्यूसली ना बढ़ रही ना घट रही। जैसे Na2SO4 का ये हो जाता है, यहाँ पर Na2SO4.10H2O। ठीक है भाई। इस टेम्परेचर को बच्चों हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर, जो इसके लिए लगभग 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्लियर है बात? तो मैंने क्या बताया कि इसमें मैंने आपको टेम्परेचर में 3 बताया कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं उनकी घट रही है सोल्युबिलिटी, जो एंडोथर्मिक है उनकी बढ़ रही है, और कुछ की ऐसी है कि जो अपनी क्या करते हैं, स्टेट यानी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म बोलते हैं, जो अपने क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर अपने स्टेट को बदल देते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चले जाते हैं, उसे बोल रहे हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब ऐसा है कि अगर हम कोई एक क्या लेते हैं, सोल्यूट लेते हैं। अगर मैं एक सोल्यूट को दो, मैंने क्या ले लिए हैं, ये मान लो 2 इमिसिबल लिक्विड्स हैं। कैसे हैं बच्चों? इमिसिबल लिक्विड, ये मैंने 2 ले लिए हैं। और इन दोनों में अगर मैं इस किसको, सोल्यूट को मिलाता हूं, तो इस दोनों में आपको ध्यान रखना है, इनकी कंसंट्रेशन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। इनकी कंसंट्रेशन का रेशियो क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर सॉलिड को या सॉल्यूट को अगर हम किसी 2 इमिसिबल लिक्विड्स में मिलाते हैं, रिजोल्व करते हैं, तो उनकी कंसंट्रेशन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसे बोलते हैं नर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। नर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सब हम देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बच्चों? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन
लिक्विड। देखा जाए तो मेनली सभी गैसेस वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं, चाहे वो थोड़े कम अमाउंट में हो या ज़्यादा अमाउंट में, यानी कि वो डिफरेंट एक्सटेंट में डिसॉल्व होती हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि आप गैस को अगर डिसॉल्व करते हैं तो कुछ ना कुछ तो वो डिसॉल्व होती ही है, बस वो डिपेंड करता है कि कोई ज़्यादा है या कोई कम है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में हम क्या बोल सकते हैं डेफिनेशन में इसकी, कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए पर्टिकुलर liquid is the volume of gas in, ये जो cc है आपका सेंटीमीटर क्यूब है और कुछ नहीं है, कभी सोचो। ठीक है भाई, तो हमारे पास गैस इन cc that can dissolve in unit volume of solvent to form saturated solution at a given temperature। ठीक है बच्चों, तो सॉल्युबिलिटी का सिंपल सा मतलब है कितना अमाउंट उस गैस का यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अब इसकी क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा पास जो फैक्टर है वो क्या है, नेचर ऑफ द गैस। तो फर्स्ट फैक्टर देख रहे हैं, फैक्टर्स affecting the solubility of gas in liquid। क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं? तो सबसे पहले है नेचर, फर्स्ट है नेचर ऑफ गैस। ठीक है बच्चों, आपने देखा होगा अगर हम वाटर में किसको मिलाएं, हाइड्रोजन को मिलाएं, N2 को मिलाएं या O2 को मिलाएं, इन गैस को डिसॉल्व करें तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सेम अमाउंट में डिसॉल्व हो, ऐसा नहीं होता। ऑक्सीजन ज़्यादा डिसॉल्व होती है और हाइड्रोजन नाइट्रोजन बहुत कम डिसॉल्व होती हैं। तो किसी भी गैस का डिसॉल्व होना सिंपल उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल सिमिलैरिटीज़ पर डिपेंड करता है, उसकी केमिकल नेचर पर डिपेंड करता है। किस पर बच्चों, केमिकल नेचर पर। यानी कि वाटर में O2 ज़्यादा डिसॉल्व हो रही है और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बहुत कम डिसॉल्व होती हैं। उसका सिंपल सा रीज़न है कि वाटर में जो भी अच्छे से डिसॉल्व हो रहा है वो उसकी केमिकल सिमिलैरिटीज़ रखता है, इसलिए अच्छी तरह से क्या हो रहा है, उसमें डिसॉल्व होता है। यानी कि बॉन्डिंग अच्छी हो रही है जिसकी, जैसे अमोनिया इसमें और अच्छी तरह से डिसॉल्व होती है, कौन, वाटर में, इनसे भी अच्छी तरह से डिसॉल्व हो रही है अमोनिया। तो उसका रीज़न सिंपल सा है, केमिकल नेचर्स, उनकी बॉन्डिंग, उनकी सिमिलैरिटीज़ जैसी होंगी वैसे ही उसकी क्या होगी। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट हुआ नेचर ऑफ द गैस। अब आते हैं सेकंड पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर जनरली सभी गैसेस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ, किसकी, टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर लगभग सभी गैसेस की सॉल्युबिलिटीज डिक्रीज होती है, कुछ को छोड़ के जो पहले से ही बहुत कम अमाउंट में डिसॉल्व हो रही हैं। यानी कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। कैसे, अब देखो क्या है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा, मान लो ये आपके पास एक बीकर है और इसमें ये गैस क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। तो जब आप इसके टेम्परेचर को बढ़ाओगे, क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो इंक्रीज करने पर क्या होगा, जो गैस इसमें डिसॉल्व थी वो एक्सपैंड होना सोएगी, उसका जो क्या नाम वाटर से इंटरेक्शन है वो वीक होने लगेगा और वो गैस धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इससे बाहर हो जाएगी। यानी कि सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होगी। जैसे हम ग्राफ भी देख सकते हैं, जैसे O2 का और N2 का,
इनकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है। किससे बढ़ाने पर? टेम्परेचर को बढ़ाने पर। सिंपल सी बात, ठीक है बच्चों। यानी कि क्यों हो रही है? क्योंकि हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। मेनली जितनी भी रिएक्शंस हैं सोल्यूबिलिटी में, जितनी भी आप देख रहे हैं गैसेस की, वो सारी गैसेस, गैस प्लस सोलवेंट, जो भी हमारा सॉल्यूशन आ रहा है, वो सारी की सारी कैसी हैं? एक्सोथर्मिक होती हैं। मेनली सारी रिएक्शंस कैसी हैं? एक्सोथर्मिक हैं। और अभी मैंने आपको बताया था जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं उनकी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो उसकी सोल्यूबिलिटी क्या होती है बच्चों? डिक्रीज होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेनली अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी सोल्यूबिलिटी घटती है, कुछ को छोड़ के। जैसे नोबल गैस, अगर मैं नोबल गैस की बात करूं, जैसे हीलियम या नियोन, इन सब की बात करूं, तो ये तो वाटर में डिजोल्व होती नहीं, कोई नॉर्मल गैसेस हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अगर इनका टेम्परेचर बढ़ाएं तो इनकी सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है। तो इनकी बच्चों सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती? बढ़ जाती। तो इन्हें तो मैं छोड़ने की बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही ना के बराबर बात है। मेनली कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर, प्रेशर। तो प्रेशर का क्या इफेक्ट है सोल्यूबिलिटी पर, अब इसे देखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस क्लास का। तो देखो, अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो जनरली सोल्यूबिलिटी बढ़ती है। देखते हैं कैसे। ये आपका कंटेनर है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, और यहाँ आपकी ये गैसेस पार्टिकल है। ये क्या है बच्चों? आपका सॉल्यूशन, ये आपकी गैस है, और यहाँ पर मैंने कोई वेट रखा हुआ है। ठीक है भैया। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इस वेट को इंक्रीज कर रहा हूँ। वेट को क्या कर रहा हूँ? इंक्रीज। एक W1 और एक W2 रख दिया। ठीक है बच्चों। तो देखो क्या करा, मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया। अब जैसे ही मैंने प्रेशर को बढ़ाया तो क्या हुआ? ये जो आपको वो दिखाई दे रहा है स्पेस, यानी जो वॉल्यूम दिखाई दे रहा है वो डिक्रीज हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो जिससे होगा क्या? जो ये गैसियस पार्टिकल हैं, उन गैसियस पार्टिकल का उस सॉल्वेंट से इंटरेक्शंस बढ़ जाएगा। यानी कि क्या हो रहा है? इंटरेक्शंस जो हो रहा है, ये वो इंटरेक्शन क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ या गैसियस पार्टिकल, नंबर ऑफ छोड़ो, लिख दो ऐसे, गैसियस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो रहे हैं? बढ़ने लगेंगे। पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहे हैं? इंक्रीज होंगे। यानी कि पहले ये क्या थे? दूर दूर तक इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे थे, हमने उसके प्रेशर को बढ़ाया, तो इन प्रेशर बढ़ाने की वजह से गैसियस पार्टिकल क्या हुए? ज़्यादा उस सरफेस के कांटेक्ट में आए, जिसकी वजह से गैसियस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए? बढ़ गए। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा गैसियस पार्टिकल क्या होने शुरू हो जाएंगे? डिसॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि मास ऑफ द गैस डिसॉल्व, mass of the gas dissolved in a liquid at a particular temperature, is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with solution। तो सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा आप प्रेशर को बढ़ाओगे उतना ज़्यादा इस गैस का मास क्या होगा बच्चों? डिसॉल्व होगा। यानी कि जितना प्रेशर बढ़ाते चलोगे गैस उतनी ज़्यादा क्या होती चली जाएगी? डिसॉल्व होती चली जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि M इज़ प्रोपोर्शनल टू P, यानी कि M इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? KP। जो ये K है इसको हम बोल रहे हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। कोई दिक्कत बच्चों? तो मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते चले जाओगे उतना ज़्यादा इंटरेक्शंस इन गैसियस पार्टिकल का इस सॉल्यूशन से बढ़ता चला जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम में बढ़ते चले जाएंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा गैस क्या होती चली जाती है? डिसॉल्व होती चली जाती है। अब अगर देखें तो जो हमारी मास है, ये जो मास है यही तो सोल्यूबिलिटी है। जो ये आपको मास दिखाई दे रहा है यही तो क्या है बच्चों? सोल्यूबिलिटी है।
तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि सॉल्युबिलिटी, जो ये मास है वही सॉल्युबिलिटी है, तो मैं कह सकता हूं कि solubility of the gas in liquid at a particular temperature is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with solution। क्लियर है बात? यानी कि जो मास डिसॉल्व हो रहा है वही एक्चुअल में क्या है, सोल्युबिलिटी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोल्युबिलिटी आ रही है इज इक्वल टू के पी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं इन दोनों के बीच में, तो देखो एक तरफ अगर मैं क्या ले रहा हूं, सॉल्युबिलिटी, और दूसरी तरफ क्या ले रहा हूं मैं, प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो सॉल्युबिलिटी और प्रेशर में देखो तो डायरेक्टली है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, तो एक स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। यानी कि ये अगर मैं ऑक्सीजन लूं तो सिंपल सी बात है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, किसके कंपेयर में, N2। तो इसका जो स्लोप है वो आपको क्या दे रहा है, K। ये K ही तो बच्चों स्लोप है, ये जो K है यही तो क्या है, स्लोप है। तो अगर मैं इस एंगल को क्या मान लूँ, θ1, और इसको क्या मान लूँ, θ2, तो आपने देखा था जो स्लोप होता है, स्लोप का सिंपल सा मतलब होता है टेंजेंट यानी tan। तो मैं कह सकता हूँ कि स्लोप इज इक्वल टू tan θ1 इज इक्वल टू K फॉर N2, और स्लोप इज इक्वल टू tan θ2 इज इक्वल टू K फॉर ऑक्सीजन। सिंपल सी बात है, यानी कि जिसके लिए K की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके लिए सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी कि प्रेशर में हेनरी ने क्या बताया कि जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते चले जाओगे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। अब हुआ क्या, उसी दौरान आपने जो है वो डाल्टन के उसी टाइम पीरियड में होने पे डाल्टन ने क्या बताया था बच्चों कि अगर किसी कंटेनर में हम बहुत सारी गैसेस को भर दें जो क्या हो, नॉन रिएक्टिंग हो, तो उनका जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है वही टोटल प्रेशर के बराबर होता है, ये कहा था। तो हमने क्या करा, यहाँ पर उसको रिलेट करा रहे हैं किससे, पार्शियल प्रेशर से। तो उन्होंने क्या बताया कि जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगी, पार्शियल प्रेशर पर। किस पर, पार्शियल प्रेशर पर। उन्होंने बोला कि जो डाल्टन के उसी टाइम पीरियड में होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है भाई। और सॉल्युबिलिटी एक्चुअल में है क्या, सॉल्युबिलिटी को हम किस टर्म में दिखा रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी को मैं सिंपल मोल फ्रैक्शन में भी दिखा सकता हूं। किसमें बच्चों, मोल फ्रैक्शन, कि जितना ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा सिंपल सी बात है सॉल्युबिलिटी होगी। तो एक लाइन बोल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, या मैं ऐसे लिख सकता हूं इज इक्वल टू K डैश PA, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं PA इज इक्वल टू 1/K डैश XA, और इस 1/K डैश को हम लेते हैं KH। क्या लेते हैं बच्चों, KH। इसे बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, हेनरी कांस्टेंट। जो KH है हेनरी कांस्टेंट। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने क्या बताया कि अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर, तो हेनरी लॉ हम थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज, क्या बोलते हैं, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों, ये भी हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत? तो मैंने क्या बताया कि
कि जो सोल्यूबिलिटी है उसको हमने किससे रिलेट करा, पार्शियल प्रेशर से। डाल्टन्स भी उसी टाइम पीरियड के दौरान थे। डाल्टन्स ने बताया था अगर हम किसी कंटेनर में बहुत सारी नॉन केमिकल या नॉन केमिकली रिएक्टिव गैसेस को मिलाएं तो टोटल प्रेशर उनके इंडिविजुअल प्रेशर के क्या होता था, सम के इक्वल होता था, यानी कि पार्शियल प्रेशर हम जिसे ले रहे थे। तो सिंपल से कह सकते हैं कि जो सोल्यूबिलिटी है इस प्रोपोर्शनल टू किसके, पार्शियल प्रेशर के। और सोल्यूबिलिटी एक्चुअल में क्या होती है, मोल फ्रैक्शन। तो मैं ऐसे भी रिलेट कर सकता हूं कि मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। तो हम कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। क्लियर है बात इतनी। अब जो हमारे पास ये KH है बच्चों, जो आपको एक KH नजर आ रहा है, ये KH डिपेंडेंसी रखता है। जो ये KH है वो टेम्परेचर, ये जो KH आपका दिखाई दे रहा है ये एक तो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है, किस पर, नेचर ऑफ गैस, और दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे KH की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, टेम्परेचर बढ़ेगा KH बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बताया कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन, ये हमारे पास है। अब देखो जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया KH बढ़ेगा, KH बढ़ने की वजह से इसकी सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी KH बढ़ रहा है तो सोल्यूबिलिटी क्या हो रही है बच्चों, घट रही है। सोल्यूबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जैसे मैं एक एग्जांपल अगर इसका बताऊं कि अगर हाइड्रोजन लेते हैं, किसको लेते हैं, H2 को, अगर मैं वाटर में लेता हूं तो इसके लिए जो KH की वैल्यू है वो लगभग 71.18 होती है। क्या होती है, 71.18। लेकिन यही चीज़ अगर मैं बेंजीन में लूं तो बच्चों ये 3.67 होती है। और एक बात का और, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन पर होता है। और अगर मैं इसी को 293 पर कर दूं तो इसकी वैल्यू लगभग 69.16 हो जाती है। और इसकी अगर यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है, देखो भाई इसकी यूनिट की भी बात कर लेते हैं, तो या तो ATM में होती है या फिर आप इसकी यूनिट को बार में ले सकते हैं। जो इसकी यूनिट होगी वही इसकी यूनिट होगी, क्योंकि ये तो यूनिटलेस है। क्लियर होगी बात कि टेम्परेचर बढ़ाने पर भी इसकी वैल्यू बढ़ रही है और ये डिपेंड कर रहा है किस पर, नेचर पर भी। दूसरी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ले लो, CO2 के लिए जो वाटर है उसमें इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3.67। लेकिन इसी की वैल्यू अगर आप बेंजीन में लोगे तो वो 0.1 ये हो गई, सॉरी 1.67 और ये होती है 0.11। तो मैंने क्या बताया, जो ये KH है हेनरी कांस्टेंट है। ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, नेचर पर और टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी वैल्यू बढ़ती है जिसकी वजह से सोल्यूबिलिटी घट रही है, और नेचर पर भी ये क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है। क्लियर होगी इतनी बात। अब लिमिटेशंस क्या है हेनरी लॉ की, ये और देखते हैं। लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ, चलो बच्चों इसे भी देख लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, क्या क्या लिमिटेशन है। सबसे पहले आपका जो प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, इतना हाई ना हो, यानी कि प्रेशर लो और टेम्परेचर हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रेशर क्या हो, लो हो, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए बच्चों, हाई। जिसकी वजह से ये जो गैस होती है एक आइडियल गैस की तरह क्या करेगी बच्चों, बिहेव करेगी। किसकी तरह, आइडियल गैस। दूसरा, जो हम गैस ले रहे हैं वो हाईली सोल्यूबल ना हो। गैस क्या होनी चाहिए, हाईली, जो गैस है वो नॉट हाईली सोल्यूबल, हाईली सोल्यूबल ना हो। कि अगर हाईली सोल्यूबल होगी तो भैया पूरे डिसॉल्व हो जाएगी, फिर फायदा क्या होगा प्रेशर बढ़ाने का। दूसरा, नॉन रिएक्टिव हो। कैसी हो, नॉन रिएक्टिव, ऐसा ना हो कि वो रिएक्ट करे। क्लियर है बात इतनी। दूसरा जैसे हम कह सकते हैं कि ना तो उसका एसोसिएशन हो, ना एसोसिएशन हो, ना क्या हो, डिसोसिएशन। ये दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ना एसोसिएशन ना डिसोसिएशन। जैसे मैंने HCl प्लस वाटर लिया तो इससे क्या बन गया, H2O एक्वस। और ये H2O ऐसा ना हो, सॉरी HCl हो गए, और ऐसा ना हो कि ये जो HCl है वो आपका टूट जाए।
किसमें, H+ और Cl- में, ये भी नहीं होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं लिमिटेशंस की भाई गैस कैसी होनी चाहिए कि इतनी हाईली सोल्यूबल भी ना हो, रिएक्टिव भी ना हो, और वो डिसोसिएट और एसोसिएट भी ना हो, और जो हमारे पास प्रेशर है वो इतना हाई ना हो, और प्रेशर लो और टेम्परेचर हाई होगा तो वो किसकी तरह बिहेव करेगी, एक आइडियल गैस की। तो ये बच्चों हमारा क्या था, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, सबसे पहला जो मेन एप्लीकेशन हम जो रियल लाइफ में देखते हैं वो क्या है, इन द किसमें, कार्बोनेटेड बेवरेज, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज। देखा भी होगा आपने, जो कोल्ड ड्रिंक होती है, तो कोल्ड ड्रिंक का जो प्रेशर होता है आपने देखा होगा, जो कोल्ड ड्रिंक है, मान लो ये आपकी एक बोतल है बिल्कुल बंद है, तो इसके अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड डिसोल्व होती है। ठीक है भाई। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, इसे खोलते हैं, जैसे ही हमने क्या करा, इस ढक्कन को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, तो इसका जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज कर जाता है। तो प्रेशर डिक्रीज होगा, सिंपल सी बात है, इसमें से क्या होगी, गैस बाहर निकल जाएगी। जो भी हमारे पास क्या है, इसके अंदर जो गैस डिसोल्व है वो गैस क्या हो जाएगी, तुरंत बाहर निकल जाएगी, यानी उसकी सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो पहला एप्लीकेशन ये है इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज, यानी कि जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डिसोल्व होती है, उसका जितना हाई प्रेशर होगा उसकी सोल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जैसे ही ये बाहर निकल गई CO2 की जो अमाउंट है वो भी घट गया। सेकेंड एप्लीकेशंस आप देखते हैं किसमें बच्चों, इन द डीप सी डाइविंग। सेकंड क्या है, डीप सी डाइविंग। सेकंड एप्लीकेशन है हमारा इन डीप सी डाइविंग। डीप सी डाइविंग क्या है कि आपने देखा होगा कि जो क्या नाम गोताखोर होते हैं, समुद्र में कूदते हैं, तो उनके एक पाइप वो लगा होता है, टैंक होता है उनके पीछे। तो उस टैंक में क्या होता था, शुरू में उसके अंदर हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को लेते थे। ठीक है भाई, क्या ले लिया हमने उस टैंक के अंदर, स्टार्टिंग में हमने O2 और N2 लिया। जैसे जैसे वो नीचे जाता चला जाता है, उसका प्रेशर बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे क्या हो रहा है, वो डाइवर्स कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, उसका प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। प्रेशर बढ़ने की वजह से उन दोनों गैस की क्या होती है, सोल्युबिलिटी भी बढ़ती चली जाती है। कौन, O2 भी क्या हो रही है, सोल्यूबल हो रही है, और N2 भी, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, बढ़ने लग रहे हैं। अब होता क्या है कि जो O2 होती है वो तो भाई क्या होगी, जो ब्लड में गई तो मेटाबॉलिज्म के रूप में क्या हो जाती है, वो तो यूज़ हो गई। ठीक है भाई, फिर हमारे क्या हुआ कि ब्लड के अंदर O2 भी डिसोल्व होगी और N2 भी डिसोल्व होगी। अब O2 तो क्या हुआ, इन द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में क्या हुआ, वो तो भैया यूज़ कर लिया, लेकिन N2 तो यूज़ नहीं, वो डिसोल्व भी रही। अब वो क्या होता है, जैसे ही ऊपर की ओर आता है, क्या होता है, जैसे ही वो डाइवर्स ऊपर की ओर आता है तो प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा। अब जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा तो जो गैस हमारी डिसोल्व थी वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, और वो बबल्स बनाती हुई निकलती है, जिसे हमारे जहाँ पर बेंडिंग्स, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि जो वो बबल्स होते हैं वो क्या करेंगे, हमारे टिश्यूज़ को या उन सब चीज़ों की फंक्शनिंग को ब्लॉक कर देते हैं। वो बबल्स क्या कर रहे हैं, वो बबल्स क्या कर देते हैं, जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं उनकी फंक्शनिंग को वो ब्लॉक करने का काम करते हैं। उसको बोलते हैं बेंडिंग, इसको बोलते हैं बेंडिंग, और इससे उस डाइवर की मौत भी हो सकती है। अब हम करते क्या है इससे बचने के लिए, अब हम उस टैंक के अंदर उसमें कुछ हीलियम भी मिला देते हैं। अब हमने क्या ले ली, हीलियम हो गई, हमारी नाइट्रोजन भी हो गई और ऑक्सीजन भी हो गई। जो हीलियम होती है वो लगभग 11.7% होती है, ये 56.2% है, और ये लगभग 32.1% होती है। तो होगा क्या, अब हीलियम जो होती है वो तो डिसोल्व होने की नहीं, तो वो ऐसी की ऐसी रहेगी, जिसकी वजह से अब N2 का जो अमाउंट होगा वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बबल्स हैं वो नहीं बनेंगे, बेंडिंग होने से रुक जाती है। तो मैंने क्या बताया, जैसे जैसे डाइवर्स नीचे जाते हैं, नीचे जाने पर क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, सोल्युबिलिटी बढ़ती है, ऑक्सीजन तो यूज हो गई लेकिन नाइट्रोजन बच गई, वो बबल्स की फॉर्म में निकलती है जो ब्लॉक कर देती है, उसे बोल रहे हैं बेंडिंग को। तो हम क्या करते हैं, उससे बचने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ किसका ले लेते हैं बच्चों, हीलियम का ले लेते हैं। अब देखते हैं थर्ड एप्लीकेशन। तो हमारा थर्ड एप्लीकेशन है
इन द फंक्शन ऑफ लंग्स। तो लंग्स में क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं, O2 को इनटेक करते हैं, O2 जाती है तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है, जो पार्शियल प्रेशर होगा वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से O2 किसके साथ, हेमोग्लोबिन से साथ कंबाइन होके क्या बना लेती है बच्चों, ऑक्सो हेमोग्लोबिन बना लेती है। ठीक है भाई, ये बन गया। अब होता क्या है कि जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू में जो O2 का पार्शियल प्रेशर है वो कैसा होता है, पार्शियल प्रेशर कैसा होगा, लो होता है। कैसा होता है, लो, जिसकी वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन जो हो रही है वो क्या होती है, रिलीज होती है। इससे क्या हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज होगी, और रिलीज होने पर ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिलीज होगी, और वो किस में यूज हो जाएगी, फंक्शन ऑफ सेल में यूज हो जाती है। किसमें, फंक्शन ऑफ सेल में। क्लियर है बात। तो मैंने क्या बताया, इन द लंग्स में जैसे ही आपने क्या लिया, ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजन से उसका पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हुआ, उसने हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। जो टिश्यू में क्या होता है, उसका प्रेशर होता है लो, उसमें से ऑक्सीजन रिलीज हुई और फंक्शन ऑफ द सेल्स में क्या हो गई बच्चों, यूज हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। अब आपने देखा होगा कि जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं या जो लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं, हाइट उनकी बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर कम होता है, और प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है कि उनके ब्लड में ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें सिर चकराने लगता है और उनकी थिंकिंग पावर भी क्या पड़ जाती है बच्चों, वीक पड़ जाती है। तो फोर्थ हमारा एप्लीकेशन है फॉर द पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। यानी कि जो लोग कहाँ पर रह रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड्स पर होते हैं, फॉर द पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। तो क्या होता है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करती चली जाती है वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी क्या होती चली जाती है, प्रेशर क्या होगा, घटेगा। प्रेशर घटेगा तो सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो मैंने क्या बताया, जो ऐसे लोग जो कहाँ पर हैं, हाई एल्टीट्यूड्स पर हैं, तो उनके क्या हो रहे हैं, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज होता चला जाता है। सोल्यूबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ऑक्सीजन क्या हो रही है, कम हो रही है, जिससे उनकी जो थिंकिंग है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। थिंकिंग क्या हो गई, वीक हो गई। और इस बीमारी को बोलते हैं एनोक्सिया। क्या होती है ये, एनोक्सिया होती है। तो ये हमारे कुछ थे एप्लीकेशंस हमने देखे। अब हम देखते हैं कुछ इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल। शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, एज्यूम दैट N2 एक्सर्ट ए पार्शियल प्रेशर ऑफ इज। N2 का हमारे पास पार्शियल प्रेशर दिया हुआ, गिवन दैट हेनरी लो कांस्टेंट ऑफ N2 इज इतना। तो हमारे पास सबसे पहले हेनरी लो, अकॉर्डिंग टू हेनरी लो क्या बोलता था कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। ये हमारे पास है। तो हमारे पास K दिया हुआ है किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए 76.48 इंटू 10 की पावर 3। ये हमें किलो में दिया हुआ है, किलो बार में दिया हुआ है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब मैं इसकी अगर वैल्यू को रखूँ, प्रेशर कितना है बच्चों, 0.987 76.48 इंटू 10 की पावर 3 XN2। तो हमारे पास ये आ जाएगा 76.48 इंटू 10 की पावर 3। अगर आप इसे सोल्व करोगे तो ये अप्रोक्स 1.29 इंटू 10 की पावर -5 आएगा। तो हमारे पास क्या निकल गया बच्चों, मोल फ्रैक्शंस। अब देखो हमारे पास दिया हुआ है 1 लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 ml, और जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है वाटर की, वो होती है 1 ग्राम पर ml। सही है, डेंसिटी पता है और वॉल्यूम पता है। आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हमारे पास आ जाएगा 1000 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो मोल निकाल सकते हैं। तो मोल ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे, तो आप सिंपल कह सकते हैं 1000 अपॉन कितना होता है इसका मोलर मास बच्चों, 18।
तो ये आ जाएगा 55.55। तो ये क्या निकल गया हमारे पास? मोल। अब सिंपल मोल फ्रैक्शन क्या होंगे? मोल ऑफ N2 को मैं N1 मान लेता हूँ, उसके मोल हो गए N1 प्लस 55.55 इज इक्वल टू 1.29 इंटू। अब देखो ये वाले मोल इसके मोल के कंपेयर में तो बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, मैं N1 प्लस 55.55 को लगभग 55.55 ले सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। तो मैंने इस पूरे की जगह क्या ले लिया? 55.55। आप दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? मोल आ जाएंगे लगभग 71.5 इंटू, ये कितना था? 10⁻⁵, सॉरी यहाँ मैंने 9 लिख दिया। तो ये आपके पास इतने मोल आ गए। ठीक है, इतनी बात। तो हमसे पूछा था कितना अमाउंट होना चाहिए, वो हमारा निकल गया। अब मिली मोल में चाहो तो मिली मोल में निकाल सकते हो, 10⁻³ करके वो आ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि एट व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन विल हैव अ सॉल्युबिलिटी इतने ग्राम पर लीटर इन वाटर एट इतना हेनरी कांस्टेंट हमें दिया हुआ है। तो यानी कि पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले मैं इस सॉल्यूशंस का वॉल्यूम ले लेता हूँ। अज्यूम मैंने कर लिया कि इसका जो वॉल्यूम है मैं क्या ले लेता हूँ? 1 लीटर, यानी कि 1000 ml ले लिया। ठीक है भाई बच्चों, मैंने क्या ले लिया? 1000 ml। अब हेनरी कांस्टेंट हमें दिया हुआ है ऑक्सीजन के लिए, के जो है वो कितना है बच्चों? 34.86 इंटू 10⁻³ बार है। ठीक है, और जो डेंसिटी है वो बिल्कुल सेम वही है जो सॉल्वेंट की, और सॉल्वेंट क्या बच्चों? वाटर। और वाटर की डेंसिटी आपको पता है क्या होती है? 1 ग्राम पर ml। तो बच्चों मास कितना आ गया? तो मास इसका सिंपल हो गया 1000 ग्राम। और देखो हमारे पास 1 लीटर में कितने हैं ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन का अगर अमाउंट की बात करते हैं तो बच्चों ऑक्सीजन है 0.05। कितनी है? 0.05 ग्राम है 1 लीटर में। तो वाटर कितना होगा? अगर भाई हमारे पास 0.05 कौन होगी? ऑक्सीजन। तो बाकी बचा हुआ तो पानी होगा ना, 1000 में से माइनस कर दो। तो मास ऑफ वाटर अगर निकालें तो 1000 माइनस 0.05 तो बहुत छोटा बैठेगा। तो मैं अप्रोक्स इसको क्या मान लेता हूँ बच्चों? 1000 ही मान लेता हूँ, ताकि कैलकुलेशन क्या हो सके? आसान हो सके। अब देखो हमारे पास मास पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं? सिंपल इसके मोल निकाल सकते हैं। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन बच्चों कितना हो जाएगा? मोल ऑफ ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो 0.05 अपॉन 32 यही होगा। सोल्व करोगे तो ये आएगा अप्रॉक्स 1.56 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। ये इतने हमारे पास क्या आ गए? मोल आ गए। क्लियर है बच्चों? इतना मोल ऑफ O2 हमारे पास निकल गया है। हमारा और मोल ऑफ वाटर भी निकाल सकते हैं, चलो उसे भी निकाल लेते हैं। तो मोल ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे? 1000 अपॉन 18, तो ये आ जाएगा बच्चों 55.55। ठीक है भाई, मोल भी आ गए। मोल अब हमें क्या निकालना है? व्हाट पार्शियल प्रेशर। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या था? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। तो हमारे पास ये दिया हुआ है कितना बच्चों? तो ये दिया हुआ 34.86 इंटू 10⁻³ ठीक है भाई। मोल फ्रैक्शन, इसके मोल कितने थे? तो 1.56 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.56 इंटू 10⁻³ प्लस 55.55। तो आप इसे सोल्व करोगे तो ये पूरा सोल्व करके आता 0.98 वाट। ठीक है बच्चों, तो सिंपल था क्वेश्चन। सबसे पहले हमने क्या लिया? वॉल्यूम लिया। वॉल्यूम कितना था? 1000 ml। उसमें हमने ऑक्सीजन कितना है? 0.05। तो वाटर कितना होगा? माइनस करने की कोशिश इसलिए नहीं करी क्योंकि भाई बहुत ही छोटा अमाउंट मिलेगा। उससे हमने मोल ऑफ ऑक्सीजन निकाले, मोल ऑफ वाटर निकाले, फिर सिंपल हेनरी लॉ लगा के हमने क्या निकाले बच्चों? पार्शियल प्रेशर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एयर कंटेन O2 और N2 इन द रेशियो 1:4, यानी कि जो एयर है वो हमारी 1:4 में है। तो सबसे पहले हम क्या करें? अगर मैं प्रेशर को क्या कर रहा हूँ बच्चों? प्रेशर को 1 बार ले लूँ। क्या ले लूँ? 1 बार। तो हमारा जो प्रेशर है अगर टोटल 1 बार है तो हम उसके रेशियो से अकॉर्डिंग इनके प्रेशर निकाल सकते हैं। तो देखो प्रेशर ऑफ O2 कितना होगा? 1:4, यानी कि 1/5 किसका? 1 का। आपने पढ़ा है कि कैसे निकालते थे? जिसे निकाल रहे हैं वो
अपॉन टोटल, तो 1:4 को करेंगे तो 1/5 × 1 कितना हो गया 0.2 बार। ऐसे ही हम किसका निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन का, वो हो जाएगा 4/5 × 1 यानी 0.8 बार। ठीक है भाई, तो ये हमने प्रेशर निकाल दिया। अब आगे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सोल्युबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, यानी मोल फ्रैक्शन का रेशियो पूछा गया है। आपके पास फॉर्मूला है P of O2 = KO2 X of O2, PN2 = KN2 X of N2। तो हम इन दोनों का रेशियो निकाल ले, तो दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो हमारे पास XO2/XN2 हो जाएगा PO2/KO2 इंटू KN2/PN2। इन दोनों को हमने क्या कर दिया बच्चों, डिवाइड कर दिया। अब देखो PO2 कितना है, तो 0.2 है। ये कितना है KO2, तो KO2 ये रहा 3.30 × 10⁻7, 6.60 × 10⁻7 और ये था 0.8। ठीक है बच्चों, अब हम इससे चलाया कितनी बार 4 बार, इससे चलाया कितनी बार 2 बार और ये 2, तो क्या आ गया सिंपल, यानी कि मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो है वो सिंपल 1:2 क्या आ गया 2 आ गया। कोई दिक्कत बच्चों? तो बच्चों हमने इस क्लास में क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखी सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, उसके बाद देखे उसके फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करते हैं, फिर हमने देखी सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, फिर फैक्टर अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी, फिर हमने कुछ कर्व बनाए, फिर हमने हेनरी लॉ को पढ़ा, फिर हमने KH किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता वो पढ़ा, उसके एप्लीकेशन पढ़े हेनरी लॉ के, उसके बाद बच्चों 2-3 न्यूमेरिकल करे। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।